हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आज की हमारी इंटरव्यू की सीरीज़ में आज के हमारे जो मेहमान हैं स्वराज नेमा जी हैं। स्वराज नेमा जी की बात करूं तो इनका जो है टोटल आईटी इंडस्ट्री में 7 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। इन्होंने अपनी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट की हुई थी, किस तरीके से इन्होंने इंटर्नशिप किया, फिर बाद में अपने आप को यहाँ तक ग्रो करके आज ये जो है टीसीएस में एक अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी ग्रोथ का राज। तो स्वागत करते हैं स्वराज जी का। स्वराज जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते संदीप जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ स्वराज जी, बताइए। जी। आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। जी। तो लाइक जैसे कि आपने बताया कि मुझे 9 साल का मेन फ्रेम का एक्सपीरियंस है। तो करीबन 9 साल से मैं मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी में सर्विस दे रहा हूँ। मैंने 4 साल रिटेल फर्म को सर्व किया। उसके बाद फिर मैं 7 साल से करीबन बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस डोमेन और ट्रेडिंग पे काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा 11 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है मेन फ्रेम पर। और मैंने अभी तक जो क्लाइंट्स हैं, जैसे कि अमेरिकन क्लाइंट है जो कि रिटेल में था, वो 4 साल मैंने संभाला। उसके बाद मैंने यूनियन बैंक ऑफ स्विस के लिए काम किया, उनकी लोकेशन पे, लाइक स्विट्ज़रलैंड का हेड ऑफिस था वो, ज्यूरिक में। तो वहीं से मैंने ओके। काम किया स्विस के लिए। फिर मैंने बार्कलेस के लिए भी काम किया। और करेंटली मैं अभी टीसीएस को भी लास्ट 2.5 ईयर से मैं एक बैंक को सर्व कर रहा था, दैट इज़ फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूके। इट वाज नेम्ड एज स्टैंडर्ड लाइफ। एंड देन करेंटली ओके। आई एम सर्विंग वैनगार्ड। So it's a ओके। long journey. It has been like this. So yeah, Sandeep, this was something about me. ओके। तो इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा बताएंगे कि हमारे कुछ जो फ्रेशर्स होते हैं, जो जूनियर्स आते हैं, जो कॉलेज पास आउट होते जी। हैं, उनके जी। लिए इंटर्नशिप कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इंटर्नशिप एक उनको जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल जी। इंटर्नशिप के द्वारा उनको जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। संदीप जी, आजकल होता क्या है, मतलब हमारे वैसे मैं 2009 में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था और मैं 13 पास आउट हूँ। ओके। तो जनरली उस टाइम पे, हमारे टाइम पे कॉलेज में क्या था, दे डोंट टीच अस अबाउट व्हाट यू हैव टू डू इन मार्केट। आजकल क्या हो रहा है कि कॉलेजेस आर मेकिंग पीपल लाइक हु आर स्टडिंग ओवर देयर, दे आर मेकिंग देम ऑलरेडी मार्केट ड्रिवन. So they are like competitive, and they know how to connect to the market. But at that time when we were in 2000, back in 2013, so we were not having much opportunities to explore. So उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आई वेंट टू ओके। दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली फॉर दिल्ली, आई वेंट टू मेड इजी. It was a GATE coaching. I tried for GATE exam, but unfortunately I was not able to make it. फिर एक साल बाद ये कंपनी आई थी नो क्राइटेरिया पे। तो मेरा नो ओके। क्राइटेरिया पे सिलेक्शन हो गया था और मैं इसके साथ चला गया था। तो इस तरीके से मेरा कॉलेज से कैंपस हुआ था आफ्टर 1 ईयर, बिकॉज एनी ओके। वन कैन, वहाँ पे कोई भी बैठ पा रहा था उस कैंपस में। ओके। देन वहाँ से मेरा इंटर्नशिप चालू हुआ। मैंने वहाँ पर एज अ इंटर्न सर्व किया, सिंस दे वर ऑफरिंग मी जावा, सी, सी प्लस प्लस एंड मेन फ्रेम्स. सो I was not very fond of programming and all at my very early stage. I used to study for GATE, so I was very good in my subjects which were related to ओके। computer science, but not very much interested in programming and all. So मेरा इंटरव्यू भी इसी बेस पे हुआ था। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछा था कि तुमको प्रोग्रामिंग आती है क्या, तो आई सेड नो, आई डोंट नो programming, but I am good in my subject. So they asked me something about database and all in the college time, and they selected me. After coming ओके। to company, I was very reluctant towards programming. I was more into writing the algorithms and all. So I liked the subject more. So I was good into DB2 queries and all. I was into that much. So ओके। ओके। that was the stuff. So at that time I took mainframes, but luckily I took mainframes because I currently, after 11 years, I can say that yeah, that was a good decision, because personally I like that technology, and I have been associated it with like from last 10 11 years. So I will be continuing the same.
And currently I am working in a Okay. modernization project in TCS, which they are converting the mainframe code into Python. Okay. That's great. Okay. Yeah. Thank you so much, तो Swaraj bhai. जी Yeah. 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 Please continue. उसके बाद फिर अभी मेन फ्रेम का मैंने काफ़ी बार सुना है कि इट इज़ लाइक आउटडेटेड हो चुकी है। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं जब यूबीएस के लिए काम कर रहा था ज्यूरिक से, तो वहाँ Okay. पर एक कॉल हुआ था बिजनेस का L4, उसमें डेवलपर्स थे मेन फ्रेम के और ओपन सोर्स के भी डेवलपर्स थे। आई थिंक उस टाइम जावा, हडूप, मोंगो डीबी, आई एम नॉट वेरी मच fond of these technologies, but they were trying to use them, and they were trying to convert the mainframe code into Python code. Okay. But somehow they took 6 months of transition, and after 6 months, what happened? That project was ramping down. So I was there when that project was getting ramped up. So I heard a news that the the business has already moved on. Like they were saying, we will not move out of mainframes since it is Okay. critical processing system. Money in the market which is flowing currently around you is everything fond of mainframe, and 99.99% of transactions like ATM transactions or money transfers or transfers through any gateway like from other currency to Indian currency or vice versa. So these are happening through very secure gateway channels, which is always ending up to a mainframe server which is processing your money. So M for mainframe and M for money, it goes directly proportional ratio. So both are directly proportional, yeah. Okay. That's great. Yeah. Sound good. So, Swaraj bhai, like you हाँ have जी the total 9 years experience. So सर, I have 11 साल का like a है lots सर, of 11 ईयर सर। yeah, sorry for that actually. I कोई missed बात that. Yeah. नहीं। जी So जी टोटल आपके पास जो है टोटल 11 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? तो इन जी 11 साल के एक्सपीरियंस में आपने जो है 4 कंपनीज अभी तक आपने चेंज कर दी हुई है, जी जितना मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है। तो जी। आपकी स्विचिंग जर्नी कैसे, आपने किस तरीके से स्विच किया, आप थोड़ा उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं प्लीज। संदीप जी, एक्चुअली होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्विचिंग जर्नी फ्रॉम फर्स्ट कंपनी एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्विचिंग फ्रॉम द सेकंड कंपनी टू द थर्ड कंपनी, ओके। तो ओके। when we are at our very starting phase of our career, so what we do generally is कि whatever is said to us, we are agreeing to everything and we are doing it. So that is how in first company we do. But it is very difficult to switch from the first company generally, because you are emotionally attached to that company since that gave you first salary most probably. But I think it's a trap. I mean, it's not a trap, it's an emotional trap kind of, where you, इमोशनल ट्रैप। हाँ। तो करेक्ट। आप उसमें क्या होता है संदीप जी, आप फंस जाते हो उस ट्रैप में कि यार नहीं यार, ये मेरी पहली कंपनी है, इसने मुझे सैलरी दी थी फर्स्ट टाइम, तो मैं इसको सर्व करूँगा। बट होता ये है कि देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप एक ही कंपनी में रह के अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई कर पाओ, बिकॉज सी, एवरी ईयर योर एज इज़ ग्रोइंग एंड योर liabilities too, and you have to make assets also at the very same time. Like now I am 35, okay, and I am having 2 kids. अब 2 बच्चे हैं, तो आज के करेक्ट। ज़माने में सब कुछ महंगा होता जा रहा है। राइट। हाँ, राइट राइट राइट। सब ये सोचते हैं कि मैं भी बड़ी गाड़ी ले लूँ एंड ऑल, मतलब ऐसा ईएमआई पे कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ। तो उस हिसाब से आई थिंक देर इज़ अ नीड which is getting fulfilled through a switch. So people are getting emotionally attached. That should not be there. People should be rather practical. If they are loving their company too much, so what they can do is they can put the resignation, but they can talk to their managers very politely that, sir,
my market value is this, I'm getting this much amount, so can you please match up? If you are really good enough, so they will match up, otherwise there is no point in discussing further. So people should switch according to their needs, and if they are very loyal to their company, so they can ask for some raise at least, or some they can ask for on-site, they can ask for other opportunities. There are many ways to compensate your monetary needs against, you can be lead, or you can be, I mean, संदीप जी आप राइट। समझ, मतलब आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि राइट, राइट, डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो इन दैट वे नो, नो। आई थिंक कि ज़रूरी है चेंज लाइफ में। चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट होना चाहिए लाइफ में, यानी कि वो होती रहनी चाहिए, सो दैट डेफिनेटली। यू, या सो दैट यू आर एट लीस्ट अप टू डेट, यू आर अप टू डेट विद द मार्केट सिनेरियोज। जैसे कि अभी करेक्ट। हाल ही में मैं भी आरएमजी में था, तो मैं भी काफ़ी डरा हुआ था, बिकॉज आई टू हैव लाइबिलिटीज़ इन लाइफ। सो आई मीन everyone have the liabilities in life, but I was in the list. Somehow I got through it, somehow I was saved from there, I got the project, and I am currently working fine, yeah. Okay. So, Swaraj bhai, so I have lots of questions for you. So हाँ। we will take one by one. So I have the next questions for you. So यहाँ पर मेरा तीसरा जो तो क्वेश्चन था, पहली तीन कंपनीज में आपने कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया? जैसे कोबोल है, जेसीएल है, डीबी2 है, सीआईसीएस है, एमक्यू ईटीसी। हाँ, तो मेन फ्रेम जो है वो एक सर्वर होता है जो कि ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम से बना हुआ होता है, और ओके, उसमें JCL जो होता है वो प्रोग्राम, मतलब JCL जो होता है वो जॉब लिखने के लिए होता है। जॉब्स ओके, पर्टिकुलर टास्क या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को रन करने के लिए हम लोग जॉब लिखते हैं, और उन जॉब्स में हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो JCL जो ओके, रहता है वो कोबोल के प्रोग्रामों को चलाने के लिए एक एक तरीके से एक रन इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर हम प्रोग्राम्स को चलाते हैं, रन करते हैं, उनको इनपुट देते हैं अलग अलग तरीक़ों से, और राइट, तो उस तरीके से JCL हम रन करते हैं, जॉब बनाते हैं, और प्रोग्राम्स फर्दर उस पे रन होते हैं। तो JCL की जो लैंग्वेज है उसको हम JCL बोलते हैं, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, ओके, जो कि जॉब्स को मेंटेन करती है, जिसमें जॉब्स चलती हैं। देन फर्दर कोबोल है जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है, वेरी ओल्ड लैंग्वेज है, 60-70s की, बहुत ही ज़्यादा रिनोन्ड लैंग्वेज है। सारे बिजनेस, सारे कोडिंग जो बैंकिंग की लिखी हुई है, जितना भी बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, मैंने UBS यानी स्विस बैंक का एक्सपोज़र है, बार्कलेस का एक्सपोज़र है, और भी अदर राइट, अदर नॉर्दर्न ट्रस्ट का एक्सपोज़र है। मैंने लगभग हर बैंकिंग सिस्टम में मेन फ्रेम देखा है, और हर जगह ऐसा नहीं देखा कि मेन फ्रेम इज़ प्रोसेसिंग समथिंग अनयूजुअल और अनवांटेड। मेन फ्रेम इज़ ऑलवेज, यू नो मेन फ्रेम इज़ ऑलवेज प्रोसेसिंग मनी। मनी, I mean, करेक्ट, if you will see the end result of mainframe, you will get always the variables which are ending with underscore AMT, that is amount. Rather, it may अमाउंट। be any kind of amount, but they are always processing it. So, सो these DB2 is the database which is used in mainframes. So, ओके, basically, mainframe is unhackable. Like we haven't heard any misplace of money till now. There have been scenarios, and every technologies and every people go through it, एंड यू कैनॉट कंट्रोल इट, टू बी वेरी फ्रैंक। आप उसे कंट्रोल नहीं कर ओके, सकते संदीप जी। जी, जी, जिस दिन आपका बिजनेस लॉस लिखा होगा ना, होना उस दिन होगा। हम भी ओके, P1 P2 टिकट्स पे काम करते थे, बैचेस चलते थे, तो हमसे भी कई बार डिले हो गए हैं बैचेस, थोड़ा लेट खुला है सिस्टम, इम्पैक्ट हुआ है, कस्टमर टिकट्स आई है, हमने भी उसी चीज़ से सीखा है। तो ओके, बाकी जहाँ तक रही बात मेन फ्रेम की, तो हाँ, आज मैं सजेस्ट ये कर सकता हूँ यंग जनरेशन को कि एज अ डायनासोर टेक्नोलॉजी, आई मीन इट वाज अ वेरी वास्ट सिस्टम, एंड इट इज़
currently the vastest system and all the banking system is running on that, and there are very critical programs which are written in COBOL, and which is very next to impossible to convert those COBOL programs into Python, you know. So it's very difficult. I mean, it's not very easy to convert a business logic of a particular bank which is running from like 300 years. Some banks are from two. Barclays is 300 years old near about. UBS Swiss बैंक इज ऑल्सो वेरी ओल्ड. दे आर जस्ट लाइक जैसे अपने यहाँ पे SBI होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर जो इलाहाबाद बैंक है, या फिर जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, सरकारी बैंक, तो वहाँ पर वैसे वो बैंक्स हैं. सो मेन फ्रेम कभी भी बैंक से अलग नहीं हो सकता, आई थिंक सो टिल नाउ. बट क्योंकि मैं खुद ही मॉडर्नाइजेशन टीम में हूँ, और ये लोग हटा रहे हैं मेन फ्रेम को, दे आर माइग्रेटिंग इट, बट स्टिल इट हैज़ अ गुड ब्राइट करियर, बिकॉज देर इज़ वेरी मच टू डू इन मेन फ्रेम स्टिल. So I believe it's a good ओके. choice. I mean, you can have as an alternate technology. टीसीएस ज्वाइन करते वक्त आपके पास कौन सा स्ट्रॉन्ग मेनफ्रेम एक्सपर्टाइज था जो सिलेक्शंस में आपको हेल्प किया? अ, अ, संदीप जी, जब मैंने ज्वाइन किया था TCS, उस समय पे मैं IMS डेटाबेस पे काम कर रहा था बार्कलेस में. आई वॉज इन टू बार्कलेस कार्ड, आई वॉज हैंडलिंग देयर कार्ड सिस्टम्स. तो मेरे ओके. पास एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेन फ्रेम प्लस बैंकिंग का, एंड हम्म. रिटेल का भी. तो रिटेल बैंकिंग दोनों में काम किया हुआ था. तो दे टुक इंटरव्यू, and they were happy with the interview, so they provided my details to HR. Then I had a discussion with HR and I joined. So the hot skill was IMS DB. तो IMS एक डेटाबेस है मेन फ्रेम में जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. सो आई वॉज ओके. वर्किंग ऑन दैट. अदरवाइज DB2 है. काफ़ी सारे मेन फ्रेम में सर्टिफिकेशंस हैं, लाइक सिस्टम प्रोग्रामर का सर्टिफिकेशन होता है जो कि IBM से होता है. एंड देन हाँ, हाँ. ओके. DB2 DBA का एक कोर्स होता है, उसका भी सर्टिफिकेशन होता है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पीपल हु वांट टू मेक करियर इन मेन फ्रेम्स. सो कोडिंग भी ओके. बहुत बड़े पैमाने पे होती है जनरली. जितने भी बड़े बड़े ओके. बैंक्स हैं, जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक्स हैं, सबकी कोडिंग हो रखी है मेन फ्रेम पे, और बैकएंड में सब ओके. लोग पैसा प्रोसेस मेन फ्रेम पे करते हैं. मेन फ्रेम से करते हैं, मतलब ये हम बोलना चाहिए कि ये हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, हार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस कह सकते हैं हम इसको. हाँ, तभी वो क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल एप्लीकेशन जो रहती हैं वो राइट, राइट. लेगेसी सिस्टम्स ही रहते हैं. और लेगेसी राइट. अगर लेगेसी देखो क्या होता है कि एक रहता है UI, और बैंक में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि केवल देखने दिखाने के होते हैं, लेकिन जो असली पैसा राइट. जो कटता है, डेबिट हो रहा है, और जो बैंक का क्रेडिट हो रहा है, वही मेन खेल है जो कि मेन फ्रेम पे मेन होता फ्रेम. है. मतलब जो भी उसकी ओके. वेरिएबल्स हैं, आई कैन नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट या जो भी मेन फ्रेम में प्रोसेसिंग हो रही है वो अच्छा खासा पैसा प्रोसेस कर रहा है मेन फ्रेम, और वही एक ऐसा सिस्टम है जो कि इतनी रिलायबिलिटी के साथ वो पैसा प्रोसेस कर सकता है. ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, मेन फ्रेम में आपने सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा हैंडल किया और वहाँ आपको आपका रोल क्या था? आई थिंक TCS में ही था मेरा ओके. पिछला ओके. रोल था. उसमें हम करीबन 20 लोग थे, एंड हम्म. आई वॉज एज अ टेक लीड ओवर देयर. सो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग प्रोजेक्ट था. आई मीन टू से 24/7 था. नाइट शिफ्ट्स, ऑल काइंड ऑफ शिफ्ट्स वर ओवर देयर. सो इट वॉज अ गुड प्रोजेक्ट. आई मीन लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छा था, एंड वर्कलोड भी बहुत हाई था. UK का एक स्टैंडर्ड लाइफ अकाउंट है, सो दैट डील्स टू हम्म. वेल्थ मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस अगेन. तो उसमें भी कस्टमर इश्यूज बहुत ज़्यादा आते थे. इट वॉज वेरी क्रिटिकल रिगार्डिंग टू बैचेस रन होते थे उनके रात को, और उस हिसाब से वो दिन में दे यूज टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन्स ऑन देयर बैंकिंग सिस्टम्स. तो हमारे यहाँ से ओके. वो डेटाबेस अपडेट होना चाहिए. देन दे यूज टू फॉलो their usual business day. So that was the critical job. I was playing over technical lead, so all kind of responsibilities were there. Like जैसे कभी मान लो कोई कोड प्रोडक्शन में फट गया और उसको तुरंत चेंज करके चलाना है, तो like we need to raise
ओके। इमरजेंसी चेंजेस एंड ऑल। सो कभी कभी प्रॉब्लम मैनेजमेंट भी हैंडल किया, कि प्रॉब्लम टिकट्स क्रिएट करा, फिक्सेस भी किए काफ़ी सारे। सो ऑल दिस काइंड ऑफ जॉब वाज देयर ऑन दैट प्रोजेक्ट। सो लास्ट प्रोजेक्ट, या इट वाज चैलेंजिंग। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच स्वराज भाई। स्वराज भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए। आपके कैरियर में मैनफ्रेम के साथ कौन सा स्किल जो है डेवऑप्स, ऑटोमेशन, एपीआई इंटीग्रेशंस, क्लाउड आपने ऐड किया है? करेंटली अभी मैं वैनगार्ड में जिस प्रोजेक्ट पर हूँ उस पे मैं AWS और पाइथन कोलैब करने का सोच रहा हूँ मेन फ्रेम से। क्योंकि मोस्टली ओके। क्योंकि अभी मोस्टली जितने भी बैंक्स हैं वर्ल्ड में, दे आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ, आई एम स्टिल सेइंग दैट, एंड till the end of this video I will be saying that, by the end of video I'll say the same thing, that people are trying to move out of mainframe. I am emphasizing on the word trying because it is very difficult to, but still people are mostly moving to Python and AWS. So future, I think it's Python and AWS. So I am currently looking for a good AWS course and Python training so that I can add up to my resume and I can work on both. So ओके, it's very दिस useful. वुड बी this would be like the add-on, like technical skills for you, right? No, The this is, AWS and yeah, this is actually a deadly combination for yes, me, yes, yes. because I know Correct, correct, mainframe since 12 years, and if I learn Python, then it would be a deadly combination for sure. correct. Because most of the Great, banks great. are looking for this portfolio now, modernization or mm, automation, modernization, converting code mainframe to Python AI. So transformation is the next thing which is going on everywhere. ओके। सो स्वराज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए। आपके हिसाब से 9 इयर्स, सॉरी, आपके हिसाब से 11 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेन फ्रेम डेवलपर्स का कैरियर ग्रोथ कैसा होता है? थोड़ा सा मेन फ्रेम में कैरियर ग्रोथ स्लो है, बिकॉज ओके, मेन फ्रेम में कैसा सीन है, बैंक वाला सीन है संदीप भाई। ओके। जब 2014 में मैंने जब मेन फ्रेम उठाया था, तब शायद 50 के बैच में ही एक ऐसा इंटर्न था जिसने मेन फ्रेम उठाया था। ओके। तो जनरली क्या है, मेन फ्रेम कोई लेता नहीं है। तो दैट्स वाई ग्रोथ, मॉनेटरी वाइज ग्रोथ स्लो है ज़रूर, बट ओके। रिक्वायरमेंट बनी रहती है। यदि रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट। तो मेन फ्रेम वाला बंदा निकाला नहीं जाएगा। आई ओके। कैन आई कैन नॉट बेट ऑन दैट, बट मोस्ट प्रोबेबली दे विल ट्राई दैट, वो मेन फ्रेम वाले बंदे को रोके। रुक लेंगे। ओके, ओके, ओके। तो हाँ, क्योंकि बेनिफिशियल मैन है। जैसे कि आपने बताया कि मेन फ्रेम जो होता है कि एक दो एप्लीकेशंस का हार्ट है, राइट? जहाँ पे हर जगह ट्रांजेक्शन्स ट्रांजेक्शन्स हर एक फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में ट्रांजेक्शन होते ही हैं। और वहाँ पे जो है मेन फ्रेम का रोल जो होता है एक अहम भूमिका निभाता है, राइट? तो ये बहुत एक आपके पास एक जो है एक यूनिक स्किल है जो कि आपको हमेशा बनाए रखेगी कंपनी में, राइट? ओके। थैंक यू सो मच स्वराज भाई। जी। स्वराज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। फाइनेंस डोमेन्स में मेन फ्रेम का अभी भी क्या रिलेवेंस है और कौन कौन से प्रोसेस सबसे क्रिटिकल होते हैं? अ, तो मेन फ्रेम में, फाइनेंशियल डोमेन में मेन फ्रेम की जो इम्पोर्टेंस है वो कभी नहीं ख़त्म हो सकती। बिकॉज़ राइट। एक बैंक का एक कस्टमर हो, या किसी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के ब्रोकर का एक क्लाइंट हो, जो कि अपनी सैलरी में से पैसे बचा के उस बैंक में लगा रहा है, या वो बुढ़ापे का सहारा समझकर जो पूंजी बैंकों में जमा है, और जिसका ब्याज और जिसका डिविडेंड एज होने के बाद पर जो पॉलिसीज करके रखी हैं बाहर के बैंकों ने भी, हमारे इंडियन बैंक्स ने भी, तो ये बहुत विश्वास से ये पॉलिसीज लेते हैं साहब। ठीक है। ओके। और उनके पॉलिसीज जो हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलना एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। बिकॉज अगर किसी को 10 रुपये मिलने चाहिए, अगर उसको 11 भी मिल गए या उसको 9 भी मिल गए, तो एक इशू होता है बहुत बड़ा। क्योंकि ओके। बैंकिंग में
.0001 का भी पैसे का भी हिसाब होता है। हिसाब होता है, करेक्ट। हाँ, तो मेन फ्रेम वो चीज़ है जो कि बहुत रिलायबल है। और अगर आपके पास मान लो गोल्ड है, तो आप ऐसी जगह रिलायबिलिटी देखोगे ना, कि घर में गाड़ दोगे, खेत में गाड़ दोगे, या बैंक में जमा कर दोगे, घर पे लेके तो नहीं बैठे रहोगे। सो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग। नो बडी in the world wants to give their money in such hands which have no security. And mainframe is the whole and sole example of a security, because it is very difficult and impossible to hack mainframes. I am very less experienced in mainframes. People are 20-25 years plus experience in mainframe. They are still there and they are required hardly for company. So it will be a छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी संदीप भाई, लेकिन हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेन फ्रेम से मतलब बैंक से मेन फ्रेम निकालना किसी आदमी के, आपने सही कहा, हाँ, दिल को निकालना ही होगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्वराज भाई। स्वराज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। आपके प्रोजेक्ट में DB2 और जो CICS आपने अभी बताया हुआ था, और MQ, ये बैच जॉब्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे मैनेज होता है? MQ एक डेटा चैनल है मेन फ्रेम का, ओके। ओके। जिसके थ्रू डेटा आता जाता है। तो कई सारी एप्लीकेशंस हैं, प्रेडेसेसर हो सकती हैं, सक्सेसर हो सकती हैं, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी में कोडेड हैं। तो वो अपना डेटा पास करना चाहें तो MQ से पास कर सकती हैं। कई सर्विसेज कनेक्ट डायरेक्ट के नाम से जानी जाती हैं, जो कि मेन फ्रेम प्रोवाइड करता है। तो कनेक्ट डायरेक्ट और MQ सीरीज़ दो ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से डेटा इनकमिंग और आउटगोइंग होता है मेन फ्रेम पर। और उसके ओके। बाद दूसरा आपने क्या बोला उसके अलावा? CICS एंड DB2। ठीक है। तो संदीप जी, CICS जो होता है, CICS एक ऑनलाइन स्क्रीन रहती है जिस पर ऑपरेटर बैठ के अपना बिजनेस रन करता है। फॉर एग्जांपल, एक वेयरहाउस अगर हम फर्ज करके चलें, और उस वेयरहाउस को मान लीजिए ऑल ओवर US से ऑर्डर आ रहे हों स्टोर्स के, तो वो पर्टिकुलर स्टोर्स को कैसे ऑर्डर फुलफ़िल करेगा, और उस वेयरहाउस में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो, या ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि वेयरहाउस यूज़र को एक्सेस रहते हैं करने के। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो होती हैं, यूज़र इनपुट अगर हम बात करें तो CICS पे होता है। और DB2 ओके। एक डेटाबेस है मेन फ्रेम का, जहाँ पर डेटा स्टोर्ड रहता है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच स्वराज भाई। तो स्वराज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। मैनफ्रेम डेवलपर्स के लिए टेस्टिंग और डिबगिंग कैसे हैंडल होता है लार्ज फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में? कई सारे टूल्स हैं डीबगिंग टेस्टिंग के। टेस्टिंग से ज़्यादा मेरा इतना अभी तक एक्सपोज़र रहा नहीं है, बट मेनफ्रेम ओके। में एक्सपेडाइटर करके एक टूल है जिसको यूज़ करके ओके। एट QA में टेस्टिंग करते हैं, तो वो काफ़ी इजी हो जाती है डीबगिंग और टेस्टिंग। बाकी तो डेवलपर्स ही मोस्टली टेस्टिंग करते हैं, ऐसी कुछ सेपरेट फील्ड नहीं है मेनफ्रेम में टेस्टिंग की। ओके। यस। ओके। ओके। जी। ओके, थैंक यू सो जैसे मच स्वराज भाई। हम्म तो स्वराज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए। आपने कोई मॉडर्नाइजेशंस या माइग्रेशंस प्रोजेक्ट हैंडल किया है मैनफ्रेम टू क्लाउड API के लिए? हाँ, मैंने बार्कलेज में हैंडल किया था एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट, जिसमें ऑटोमेशन के लिए मैंने उन्हें मेन फ्रेम के प्रोग्राम्स और जॉब्स और प्रॉक लाइब्रेरीज और JCL लाइब्रेरीज उनको निकाल के दी थी। देन अभी करेंटली ओके। मैं TCS में भी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में ही हूँ, जहाँ पर हम लोग ओके। मेन फ्रेम से ट्राई कर रहे हैं एप्लीकेशंस को मूव करने का पाइथन और AWS में। ओके। ओके, थैंक यू सो मच स्वराज भाई। स्वराज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। आपके एक्सपीरियंस में मैनफ्रेम ऑटोमेशन टूल्स लाइक CA7, कंट्रोल M का यूज कैसे किया गया है? तो संदीप भाई, जो कंट्रोल M और CA7 है, ये ओके। दोनों जॉब शेड्यूलर हैं। ओके।
इनमें क्या होता है, जॉब को शेड्यूल किया जाता है अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल हाँ जैसे हाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूँ बैंकिंग का। जैसे मान लो मैं बैंक में गया और मैंने हाँ। फिज़िकली जाके 10,000 रुपये जमा किए, तो वो स्लिप से लेके ऑनलाइन में कैसे अपडेट होता है और फिर आपके अकाउंट में कैसे वो डेबिट हो या क्रेडिट होगा क्योंकि आप जमा करने गए हो, और बैंक के अकाउंट में कैसे डेबिट होके क्रेडिट होता है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, एक चैनल के थ्रू होता है। तो ओके दैट इज़ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर प्रोसेस थ्रू विच इट इट द ट्रांजेक्शन कैरीज ऑन, और फिर जाके वो पर्टिकुलर आपका जो भी क्रेडिट या डेबिट वाइस वर्सा रहेगा वो जाके होता है। तो दीज ऑल है, जो होती है एक हायरार्की होती है जो कि एक पर्टिकुलर चैनल में होती है, एक सीक्वेंस में ओके होती है। तो उस फंक्शनैलिटी को ओके एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक जॉब का सीक्वेंस बनाते हैं और उन जॉब्स को उन सीक्वेंस में चलाते हैं। तो उनको सीक्वेंस में चलाने के लिए जो शेड्यूलिंग करना पड़ती है उसके टूल्स हैं CA7 और कंट्रोल एम। ओके। थैंक यू सो मच सौरज भाई। आपके जो आंसर है डेफिनेटली जो हमारे 1-2 साल के एक्सपीरियंस या 2-4 साल के एक्सपीरियंस पर्सन है या बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, उनको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर वो मेन फ्रेम में आना चाहते हैं और मेन फ्रेम में जो भी आपने बताया है किस तरीके से हेल्प करता है। तो मेरा इसी कड़ी में मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेन फ्रेम के लिए, क्या आपने मेन फ्रेम में परफॉर्मेंस ट्यूनिंग या ऑप्टिमाइजेशंस का एक्सपीरियंस गेन किया है क्या? हाँ, मैंने मेनफ्रेम ट्यूनिंग और ऑप्टिमाइजेशन भी किया है। तो ओके एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, अगर आप किसी कंपनी को मिप्स कम करके देते हो IBM को, मतलब कम पैसा देना पड़ेगा आपकी कंपनी को, तो वो मिप्स रिडक्शन ओके में आता है। ओके ओके। तो वो थैंक थैंक अगर, हाँ, उसको अचीव करना हो तो उसमें ऑटोमेशन करना पड़ता है। तो ओके मैंने कुछ सेट ऑफ जॉब्स को ऑटोमेट करके मिप्स रिड्यूस किए थे, और उनको आउट ऑफ मेन फ्रेम मतलब मॉडर्नाइज मतलब हो गई थी, ऐसा एक प्रोजेक्ट आया था। तो उसमें एक अलग फील्ड है वो, उसमें मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, 3 से 4 महीने काम किया है हुआ उसमें मैंने, और उस ओके टीम का पार्ट रहा हूँ मैं। और देन फिर हम्म। दैट वाज ट्यूनिंग का मतलब वही है कि मिप्स रिडक्शन करना है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पर सेकंड IBM को, ताकि पैसा कम देना पड़े। ओके ओके ग्रेट ओके। थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज भाई मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्रेशर्स के लिए मेन फ्रेम कैरियर अपॉर्चुनिटीज अभी कितनी स्ट्रांग है फाइनेंस सेक्टर में? संदीप जी, वैसे तो मैं हमेशा ही मेन फ्रेम को इधर उधर बेचता रहता हूँ, क्योंकि वहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। तो मैं तो, मेरे लिए ओके तो मतलब दीपावली पे मैं पूजा करता हूँ, मतलब मेन फ्रेम हम्म में मतलब बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो यंगस्टर्स के ऊपर मैं ये ज़रूर बोलूँगा, उन्हें अगर अल्टरनेट टेक्नोलॉजी, देखो मैं अंधेरे में तो किसी को भी नहीं रखना चाहता, मेन फ्रेम में भी पैसा मिलेगा, अदर में भी पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपको मार्केट में खड़े रहना है तो आपको दो राइट टेक्नोलॉजी सीखनी है। तो मेरे ओके हिसाब से अगर आप चले तो बैंकिंग ट्रांसफॉर्म होने में अभी 20 साल लगेंगे। आप एक ही हम्म। बैंक मत पकड़ो, दुनिया में सारे बैंक धीरे धीरे ये करेंगे जो जहाँ भी हो रहा है चल रहा है। तो धीरे धीरे राइट जब ये मॉडर्नाइजेशन का दिन आएगा तो मेन फ्रेम के रिसोर्स भी लगेंगे और पाइथन के रिसोर्स भी लगेंगे। यदि डेफिनेटली आपको, लगने वाले हैं। तो अगर आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी आती है तो मेन फ्रेम पाइथन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ओके थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज भाई मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए। टू 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 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले डेवलपर्स के लिए मेन फ्रेम स्किल्स कितनी डिमांडेड है? डिमांडिंग है। जो 2-3 साल एक्सपीरियंस लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है मेन फ्रेम के अंदर, क्योंकि आजकल ये चल रहा है सीन के सीनियर रिसोर्सेज की जगह जूनियर रिसोर्सेज हायर कर लें और ऑपरेटर की तरह मेन फ्रेम पे बिठा दें। सो इट्स अबाउट हम्म। प्रैक्टिस। इफ़ यू लर्न, अगर ओके आप रोज़ जॉब को देखोगे चलाओगे तो आप मेन फ्रेम सीख जाओगे। सो इट्स नॉट ओके रॉकेट साइंस। आप, हैबिट पे डिपेंड करता है, आप जिस तरीके का काम करते हो उस तरीके के काम में आप परफेक्ट होते आते हो। ओके ओके। थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज भाई जैसे कि आप देख रहे हैं हम सभी चारों तरफ हमारे पास ना अभी जो है एआई और ऑटोमेशंस का काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, राइट?
तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एआई से रिलेटेड था। एआई और ऑटोमेशन टूल्स का इम्पैक्ट मेनफ्रेम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में कितना दिख रहा है आपको? असर तो है संदीप भाई। ओके। असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। मेन ओके। फ्रेम के मेन फ्रेम के रिसोर्स हायरिंग कम हो गई है। और एआई ओ। काफ़ी ज़्यादा मतलब एआई की जो टीम साइज़ है और जो मेन फ्रेम की टीम साइज़ है उसमें काफ़ी अंतर है। तो एक अंतर दिखता है हालांकि। बट स्टिल ओके। आई से दैट जो मैंने आपको वीडियो में बीच में बोला था कि मैं एंड तक बोलूँगा कि स्टिल मेन फ्रेम हैज़ स्कोप. It is a good technology. If you are able to, and if you can, if your time permits, you can learn mainframe. I can bet on it. It is a useful technology, and there will be a time there will be less people who will be knowing it. That is the ओके। main crux of mainframe. Ke people are not there, and system is दैट्स vast. ग्रेट। ओके। ओके। सो थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज भाई, आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपने टीसीएस में एआई या आरपीए इंटीग्रेशंस के साथ मेन फ्रेम प्रोसेस इम्प्रूव करते हुए देखा है क्या? नहीं, अभी मैं रिसेंटली ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ टीसीएस में जहाँ पर हाँ हाँ। मॉडर्नाइजेशन और मेनफ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इससे पहले मैं कोर मेनफ्रेम प्रोजेक्ट में था, मतलब बिजनेस लॉजिक में, तो वहाँ पे डेवलपमेंट और सपोर्ट किया है मैंने। ओके। हाँ। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। एआई की राइज के बाद फाइनेंस डोमेन्स में मेन फ्रेम डेवलपर्स के रोल्स का स्कोप कैसा चेंज हुआ है? कितना चेंज हुआ है आपके हिसाब से? आई थिंक 200% चेंजेस आए हैं। डेवलपर अब कम लोग ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग फॉर मैनेजर्स एंड लीड्स, एंड ओके। developers are being called for transforming and modernizing mainframe mostly. mainframe का ओके। डेवलपमेंट आ रहा है, कोबोल का डेवलपमेंट आता है, बट टू वेरी कोर कंपनीज और बहुत ही काम कम है जो कि एलाइट में बटता है, जैसे कि डिलॉयट हो गया या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बैकलेस, यूबीएस, आई डोंट नो। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर स्टिल डूइंग कोबोल डेवलपमेंट। टीसीएस में भी डेवलपमेंट का काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। मैं जब आरएमजी में ओके। था तो आई यूज्ड टू गेट मल्टीपल कॉल्स फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका, which is having a ओके। good development exposure to mainframes. ओके। Then Sainsbury एक अकाउंट है, और भी बहुत सारे अकाउंट है which are still working in developing mainframes. ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। आपके हिसाब से फ्रेशर्स और 2 से 3 साल जो एक्सपीरियंस वाले डेवलपर्स को मेनफ्रेम प्लस एआई नॉलेज सीखना जरूरी है या ऑप्शनल है? क्वेश्चन ही थोड़ा जो सा नहीं नहीं, क्वेश्चन तो मैं समझ गया। मैं ये जानना हाँ चाह रहा हाँ। हूँ, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस उनको मेनफ्रेम पर हाँ है या ओपन जी। सिस्टम्स पे है, नहीं, टाइप है? 2 से 3 साल का ही एक्सपीरियंस है। जो दो से किस तीन टेक साल एक्सपीरियंस वाले डेवलपर्स को मेनफ्रेम प्लस एआई का जो नॉलेज है सीखना जरूरी है या ऑप्शनल है? अ, यदि अगर 2 या 3 साल का मेन फ्रेम का बंदा हो गया है तो मेरे हाँ हिसाब हाँ। से उसको 3-4 महीने डिवोट करने चाहिए आईबीएम के सिस्टम प्रोग्रामर को। सिस्टम प्रोग्रामर एक बहुत अच्छा कोर्स है आईबीएम का। वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसमें आप कोबोल प्रोग्रामिंग और जेसीएल और डीबी2 इन सब चीज़ों को सीखते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप 2 से 3 साल एक्सपीरियंस हो तो। एंड ओके। अदरवाइज एडब्ल्यूएस का एक प्रैक्टिशनर कोर्स है जो कि मैं बाकी एडब्ल्यूएस और पाइथन पे तो मल्टीपल कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, बट मेन फ्रेम में अगर करना हो तो आईबीएम का एक सिस्टम प्रोग्रामर स्टार्टिंग के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी आप ओके। फिर साइड बाय साइड आप जो पाइथन एडब्ल्यूएस के कोर्सेज जो चल रहे हैं वो राइट लर्निंग्स राइट। आपकी चलने दें। आज की डेट में ये मस्ट हो गया है कि आपको क्लाउड तो आपको आना ही चाहिए। और उसमें आप बैकएंड टेक्नोलॉजी पकड़ते हैं, जावा पकड़ते हैं, या फिर आप जो है पाइथन ये पकड़ लेते हैं, तो मार्केट वो एक आपके लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। मतलब स्किल पे आपके जो है चार चांद लग जाएंगे, राइट? नहीं संदीप जी, मैं आपको बताऊं मार्केट बड़ा ही खतरनाक होता है। राइट। ओके। ओके। अब मैं जीन्स लेने जाता हूँ 500 रुपये की, ले आता हूँ 5,000 की। ओके। तो
आदमी आजकल खरीदने लगा है चीज़ें, सबको एआई चाहिए, सब चाहते हैं कि आदमी अपना अकाउंट नंबर बोले और एआई पूरी डिटेल निकाल के दे दे, आदमी बोले और एआई ट्रांजैक्शन कर दे, आदमी बोले तो एआई एरोप्लेन की टिकट बुक कर दे। तो रिलैक्सिबिलिटी एंड, वो क्या कहूँ मैं हिंदी में कैसे समझाऊँ, क्या है कि ज़्यादा सुविधाएं भी आपत्ति, मतलब ज़्यादा सुविधाएं भी आपको दिक्कत दे सकती हैं। दिक्कत दे देर आर सकती हैं, करेक्ट। देर आर एग्जाम्पल्स एंड बहुत नियर बाय एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी कई बार चीज़ें हाथ से हो जाते हैं। सो थिंग इज़ दैट द मोस्ट रिलायबल थिंग शुड बी चोजन, क्योंकि बैंक का मामला है। तो करेक्ट, हम्म, करेक्ट। थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज जी, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में फाइनेंस कंपनीज मेन फ्रेम को फुली रिप्लेस करेंगे या हाइब्रिड इन्वायरमेंट मेंटेन करेंगे? फ्यूचर में फाइनेंशियल कंपनीज को मेन फ्रेम रखना पड़ेगा संदीप जी, एज पर माय ओके, अंडरस्टैंडिंग। ओके, ओके, हाँ, दे कांट ओके, कंप्लीटली एलिमिनेट इट फॉर श्योर। ओके, ओके। हाँ, कहीं ना कहीं उनका तो ये है कि नीड तो बनी रहेगी, राइट? नीड तो बनी रहेगी। ये है कि टोटली रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। क्या है कि ओके। संदीप जी, अभी भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आई थिंक काफ़ी कुछ हो चुके हैं ट्रांसफॉर्म, और काफ़ी हो रहे हैं, रिजल्ट इज़ गुड, दैट इज़ ओके। बट रिलायबिलिटी देखते हैं, अभी तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल चलेगा। अब मेन फ्रेम तो क्या है कि 1960 से चला आ रहा है और अभी तक सही जवाब दे ही रहा है और सबका अकाउंट में पैसा डाल ही रहा है जैसे डालना चाहिए। तो वो बट वाली ट्रस्ट बात बिल्डिंग है की बात संदीप। करेंगे, जैसे स्वराज भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। जो ट्रस्ट बिल्डिंग की बात आ रही है, जहाँ पे मेन फ्रेम, जैसे पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, अभी भी हम देखेंगे तो रेलवे की टिकट्स जो है आज ही पुराने सिस्टम पे ही लोग बुक करते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए पर्सन है, राइट? उनका पुराना जो सिस्टम चला आ रहा है आज ही वही यूज करते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो मेन फ्रेम है, जैसे कि आपने बताया कि 60 साल पुराना है मेन फ्रेम, राइट? तो यहाँ पे जैसे एआई का ट्रस्ट बिल्डिंग, एआई के प्रति ट्रस्ट बिल्डिंग कितना है? लोग उस पे ट्रस्ट बिल्डिंग ज्यादा है कि उस पे कम हो रहा है? अभी क्या सी, मार्केट किस तरीके से चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से एक और बात कहूँगा संदीप जी इसी बात पे कि ज़्यादा सुविधाएं, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, यदि आप एआई को यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ एआई और व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनीथिंग विद एन एआई। ओके। तो एआई के साथ थोड़ा चीज़ें यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि system is doing the things on an operator's behalf. You are getting my point. ओके, राइट, राइट, Human errors can be recovered, but suppose something went wrong in the system and it's keep on going. And करेक्ट, if AI learns bad habits, or suppose AI learns hacking or debugging, or it reads your COBOL programs, or I'm not sure what's gonna happen, but great powers comes with great responsibility. So that is there. Security will be a question. After 10 or 12 years, we'll get to know how secure it is and what are the consequences. Because क्या होता है, सिस्टम के लाइव होने के बाद ही पता चलता है कि सिस्टम में क्या इश्यूज आने वाले हैं, किस तरीके के इश्यूज आने वाले हैं, ये है। राइट, राइट, राइट। ओके, थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज जी, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। आपके हिसाब से मेन फ्रेम डेवलपर्स के लिए टीसीएस जैसी लार्ज एंटरप्राइज में कैरियर पाथ कैसा होता है? हाँ संदीप जी, अब यदि जो 2-3 साल एक्सपीरियंस के लोग हैं जो मेन फ्रेम में टीसीएस में हैं और चाहते हैं कि मैं एक अच्छा करियर बनाऊं यहीं या बाहर या वाइस वर्सा, जैसा भी जो जो भी केस हो, उनको सबसे पहले, फिर से दोहराऊंगा, उनको सबसे पहले आईबीएम का एक सिस्टम प्रोग्रामर सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, उसकी तैयारी कर ओके, लेनी चाहिए और उस एग्ज़ाम को ओके, क्लियर कर लेना चाहिए ईमानदारी से। तो उससे क्या होगा कि उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, और ऐसा प्रोजेक्ट लें जिसमें डेवलपमेंट में काम अच्छा हो। ओके, DB2 IMS के साथ आप लिखें कोड को, कोबोल प्रोग्राम, कोबोल लैंग्वेज होती है मेन फ्रेम की। राइट, तो राइट, को आप ऐसा प्रोजेक्ट चुनें जहाँ पर कोबोल और DB2 का
संगम हो रहा हो, जहाँ पर आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिले जहाँ पर आप इनके संगम के प्रोग्राम लिखें, तो आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको मज़ा भी आएगा और वो यूज़फुल भी ओके। बहुत ज़्यादा है। अ, तो ऐसे आगे बढ़ा जाएगा सर्टिफिकेशन करके। और अगली चीज़ है कि आप यदि काम कर रहे हो, इफ़ यू आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड इन योर सराउंडिंग्स, and if you are okay in your surroundings, that means that you are in the wrong surroundings. You have to change that if you are getting too much comfortable. So always look for challenges, go in different paths, choose different paths, always change yourself, update yourself. That's राइट। it. ओके, थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैरियर में सीनियर रोल के लिए जो है मेन फ्रेम के अलावा कौन से एडिशनल स्किल्स जो है इम्पोर्टेंट है? अ, अभी मैं मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज साथ में करने की सोच रहा हूँ और एक DB2 का सर्टिफिकेशन, तो DB2 DBA ओके। का सर्टिफिकेशन करने का सोचा है मैंने। हाँ हाँ। यदि आप 10-11 साल प्लस है मेन फ्रेम में, और अगर हम्म। आप मेन फ्रेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक लाइन है जाने के लिए मेन फ्रेम के अंदर, जिसमें आप हम्म। कोबोल प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग से जुड़े रहेंगे। और अगर डेटाबेस डेटाबेस में जाना है तो DB2 DBA का सर्टिफिकेशन होता है, हम्म। वो कर सकते हैं। और फिर मैनेजमेंट में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आई थिंक PAI, जो जो भी जो PMOs वगैरह और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज रहते हैं वो कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, एक जो है शॉर्ट में, मतलब जो है आप जो है फ्रेशर्स के लिए कौन सा रोड मैप मैन फ्रेम सीखने के लिए कौन सा रोड मैप जो है आप उनको सजेस्ट करेंगे? अ, जो लोग मेन फ्रेम में हैं और जिनके पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है मेन फ्रेम के ओके। अंदर, यानी कि आप हाँ टेस्ट हाँ। जॉब और टेस्ट प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, तो अमेरिकन कोबोल मेन फ्रेम गुरुकुल और कुछ ऐसी साइट्स हैं जिन पे अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद राइट। एक किताब आती है रॉय दस्तीदार की, वो हम्म। किताब है कोबोल प्रोग्राम की, और एक फॉरेन राइटर की एक किताब है। तो कुछ ओके मटेरियल है जिससे कोबोल में आपको मदद मिलेगी, इंटरेस्ट भी आएगा, ओके। उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और एंड आपका IBM पे ही होगा, क्योंकि हम्म। IBM ने ही मेन फ्रेम बनाया है, तो IBM ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है सिस्टम प्रोग्रामर का। तैयारी के लिए ओके। हाँ, मैं लिंक्स बुक्स वगैरह से आपको हाँ, मैं आप पिंग मुझे कर भेज सकता, दीजिएगा। हाँ यस मैं यस। पिंग कर जी सकता जी। हूँ आपको। जी जी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये जो इनको काम आ जाएगा। थैंक यू सो मच सूरज भाई। मेरे को थोड़ा रिकॉल करने में प्रॉब्लम जा रही है, मैं बुक्स के नाम वगैरह आपको सर्च करके देता हूँ। आप मुझे सर्च करके आप मुझे सेंड कर देना, मैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये डेफिनेटली इनको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच सूरज भाई, आपका टाइम ठीक, देने के लिए। सूरज जी, मेरे पास लास्ट दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके लिए। हाँ जी। फाइनेंस डोमेन्स में मेन फ्रेम के साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन कैसे फायदेमंद है? फाइनेंशियल डोमेन में हाँ, बहुत है बेनिफिशियल है आपको रिस्पॉन्सेस। आप AI रिस्पॉन्स, जैसे कि आजकल ऑटोमेटिक IVRs आते हैं, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपको बैंक जाके प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। ऐप्स आजकल जनरेट हो गई हैं बैंक्स की, जिस पे आप काफ़ी सारी चीज़ें आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो यस, AI ओके। इज़ यूज़फुल, दीज ऑनलाइन वेब ऑल इज़ ऑलवेज यूज़फुल, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। पहले नहीं तो हमें जाके थैला लेके बैंक जाना पड़ता था जमा करने या निकालने पैसा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द other generation which has already passed through it. So they used to take all these things and submit to bank, which was very risky. Today you can do it by yourself on your phones, so that is a very good thing. Online is a good thing, but yeah, still, yeah, it is useful in financial institutions, संदीप। हाँ, बहुत ओके, ज़रूरत होती है उनकी भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सूरज भाई। सूरज भाई, मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कि आपकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल है,
हमारे जो भी फ्रेशर्स हैं, जो 2-3 साल 4 साल एक्सपीरियंस पर्सन भी है, सबके लिए, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली इनको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका टोटल 11 साल का एक्सपीरियंस है मैन्यू फ्रेम में। तो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन था, आपने अपने एक्सपीरियंस का जो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अगर एक जूनियर मैन्यू फ्रेम डेवलपर्स को गाइड करो, तो टॉप 3 एडवाइस क्या देंगे? जो टॉप 3 एडवाइस की बात कर रहा हूँ मैं। Top three advices. जी, Get यस यस। IBM system programmer certification before 5 years, ओके। and between 8 years to 9 years you get IBM DB2 certification. ओके। That's enough. थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच स्वराज भाई, थैंक यू सो मच।